बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से मैं डॉक्टर गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एक बार फिर से इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आधुनिक काव्य संग्रह नामक पुस्तक आपकी जो सिलेबस में है फर्स्ट पेपर, उसमें हम लोग कविता पढ़ रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र और उस कविता की व्याख्या मैं आपको पहले कर चुका। लगभग 2 बंदों की व्याख्या मैंने पहली वीडियो में कर दी थी। कोशिश की थी हमने जानने की। कविता का नाम था सतपुड़ा के घने जंगल। इसकी जो शेष कविता का भाग है उसकी व्याख्या हम आज की इस वीडियो में करेंगे और इस कविता को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है, इसमें पूरा प्रकृति का वर्णन है। जंगल के कष्टदायक जीवन का वर्णन इसमें कवि ने किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले कवि सतपुड़ा के घने जंगलों की में जाकर के वहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो यथार्थ है वहाँ का, उससे प्रभावित होकर के उसमें धस जाना चाहते हैं, घुस जाना चाहते हैं। उसके सौंदर्य को अपनी चर्मचक्षुओं से देखने के उपरांत उसमें आत्म विभोर होना चाहते हैं। ये कवि का एक जो प्राकृतिक प्रेम है वो इस कविता के अंदर झलकता है और कहीं ना कहीं संदेश के तौर पर वो इस कविता के माध्यम से जीवन की जो भयानकता है, जीवन की जो अभावग्रस्तता है, जीवन की जो चुनौतियां हैं व्यक्ति के मन में, जंगल की चुनौतियां, जंगल की तरह जो चुनौतियां हैं वही जीवन में भी चुनौतियां हैं। तो इनसे दूर ना भाग करके इस चुनौतियों को बड़े ही सरलता से, सहजता से, सकारात्मकता के साथ व्यक्ति को सहन करने की एक शक्ति और एक चेतना प्रदान करने का कवि ने इस कविता में प्रयास किया है। ये कविता का मूल उद्देश्य है, सार्थकता है। आगे के बंद की व्याख्या एक बार फिर से देखिए। सणे पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन पथ को ढक रहे थे पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो तलो इनको दल सको तो, ये घनौने घने जंगल ऊंधते अनमने जंगल। देखिए इस कविता में जो तुकांतता है, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे, ये जो ते रहे से पंख पत्ते, सको तो ये जो इसकी तुकांतता और जो लयबद्धता है, ये इस कविता की विशेषता है। और कवि के अंतर्गत ये चमत्कारिकता होती है। कवि के अंतर्गत ये सायास आया है, से प्रयास नहीं आया है। प्रयास करने के परिणाम स्वरूप कविता में ये तुकांतता, ये लयबद्धता और इन दोनों के कारण कविता के अंतर्गत कहीं ना कहीं संगीतात्मकता के भाव व्यक्त होते हैं, स्वर निकलते हैं जो पाठक को संतोष प्रदान करते हैं, पाठक को आकर्षित करते हैं, पाठक को कविता से जोड़ने में सहायता करते हैं। ये इनकी विशेषता है, कविता की विशेषता है। तो इसमें जंगल के कष्टदायक जीवन का चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए कवि कहते हैं यहाँ पर कि चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये जैसे भी हैं इन पर लेकिन चलना चाहिए आपको, इनको दलना चाहिए। यहाँ के इस अभावग्रस्त घिनौनेपन को दलना चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको अपने मन के कोने से दूर निकाल करके इनसे एकाकार होने के लिए कवि यहाँ कह रहा है। ये जैसे भी है, चाहे यहाँ पर पत्ते हैं, सड़े हैं तो, गले हैं तो, ढके हुए हैं तो, पगडंडी दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको इन पर चलना चाहिए। अटपटी उलझी लताएं, देखिए फिर जंगल की भयानकता है। मतलब अटपटी उलझी लताएं का मतलब यह है कि यहाँ के जीवन में कोई भी
सीधापन नहीं है, ठीक है, अटपटी है, उलझा हुआ है, सुलझा जीवन नहीं मिलेगा आपको जंगल में। इसलिए इन अटपटी और उलझे हुए दृश्य के लिए भी, स्थितियों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, ये कवि यहाँ कहना चाहता है। अलियों को खींच खाएं कौन लताएं, अली मतलब भौंरा मकड़ी के जाले होते हैं लताओं में, वो क्या है, ऐसा लगता है उनको देख करके इन्होंने जो है छोटे छोटे जो जंतु हैं उनको को अपनी लताओं में उलझा रखा है और उनको खींच करके खाए हुए हैं। ये पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, और जो राहगीर होते हैं उनके पैरों में भी कभी कभी ये अटक जाती हैं, तो वो उनसे टकरा करके ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने चलते हुए राहगीर के पैरों को पकड़ने का बड़ा ही प्रयास किया है। और सांप सी काली लताएं लगती हैं, ऐसी लगती हैं जैसे कि बहुत ही बला की पाली लताएं, बड़े ही कष्ट प्रदान करने वाली, दूसरों को परेशान करने वाली भावनाओं के आधार पर इनको बढ़ाया गया है, पाला गया है। और ये जंगल लताओं के भी बने हुए हैं और ऊंधते अनमने जंगल हैं। तो कहने का मतलब जंगलों की भयानकता विपरीत परिस्थिति का वर्णन है। लता पेड़ पौधे की बेतरतीब फैलने या विस्तार का वर्णन देखने वाले के हृदय में भय पैदा करते हैं, ये यहाँ कवि बताना चाहता है। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। जब जंगलों की पगडंडियों पर चलते हैं तो इन लताओं में और छोटी छोटी जो नीची शाखाएं हैं उलझी हैं, अटपटी हैं, इनमें क्या मकड़ियों के जाल लगे हुए हैं। जब राहगीर चलता है तो ये जाल उसके मुंह पर आ जाते हैं और टकराने से सिर के बाल जो होते हैं वो भी मुंह पर आगे सरक जाते हैं। और मच्छर इतने ज़्यादा हैं, जो ऐसे दंश वाले मच्छर हैं जिनके काटने मात्र पर काले और लाल लाल दाग मुंह पर हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात कहना क्या चाहता है कवि यहाँ पर कि यहाँ का जो वातावरण है वो सुविधाजनक नहीं है, तो आपको असुविधा के लिए भी तैयार रहना चाहिए जीवन में। बात झंझा बहन करते, हवा और आंधी भी बहन करते हैं ये यहाँ की लताएं, जंगल। चलो इतना सहन करते, अब मैसेज आएगा देखिए, चलो इसको भी सहन करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। जीवन में सुविधाओं के लिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये कवि का यहाँ पर मैसेज है। जैसा भी जंगल है, असुविधा से युक्त है, साधनों से विहीन है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी व्यक्ति को शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, चाहे ये जंगल कष्टों से सने हुए हैं, कष्टों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इस जंगलों से दूर ना होकर के इसमें धंस जाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए यहाँ के जीवन को भी। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप और कनकने जंगल, ऊंधते अनमने जंगल। कैसे हैं जंगल यहाँ के, अजगरों से भरे हुए हैं, अर्थात विषैले जितने भी ऐसे जीव जिनको सोचने मात्र से कपकपी आ जाए। अगम है, कोई रास्ता नहीं है, गति से परे, यहाँ कोई गति भी नहीं है कि किधर जाना है, ठीक है। साथ साथ पहाड़ वाले, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं साथ साथ, पता नहीं कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं। पहाड़ तो मतलब साथ साथ पहाड़ वाले, इसी तो सतपुड़ा उसका नाम पड़ा है। छोटी छोटी चोटियां हैं साथ साथ, अब उनको किधर जाना है कोई दिखाई नहीं देता रास्ता। बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर हैं, बाघ हैं, गरज भी और दहाड़ भी हैं, कंप हैं, कंपने वाला वातावरण है, कनकने जंगल और ऊंधते अनमने जंगल। इस बंद के अंतर्गत कवि ने बताया है, वहाँ का एक बिंब खींचा है शब्द चित्र के माध्यम से, कि उसमें जंगली जानवर हैं, मांसाहारी भी हैं, विषैले भी हैं, उनकी जानवरों की दहाड़ भी है
जो आपके शरीर को कांपा देने वाली दहाड़ें हैं, भय पैदा करने वाली है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपको जंगलों की स्वाभाविकता का यहाँ वर्णन है। इन वनों के खूह भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजय वन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूंक डाले, घोड़ तगड़े और काले। कवि ने इस बंद के अंतर्गत ये बताया है, इस बंद के माध्यम से ये बताया गया कि अब वहाँ पर एक आदिवासी जाति का चित्र कवि आगे के बंद में खींच रहा है और ये बताने का प्रयास करता है कवि कि देखिए, हम जो आधुनिकता में पले हुए बसे हुए सुविधा संपन्न जो लोग हैं, आधुनिकता में बसे हुए सुविधा संपन्न लोग हैं, जो इच्छापूर्ण साधनों के लिए कोशिश करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन ऐसे अभावग्रस्त जंगल के अंतर्गत भी किस तरह की एक जाति के जो लोग हैं, गौड़ जाति के लोग, वो किस तरह से अपने जीवन के अंदर भी जिजीविका को ढूंढ करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो कवि यहाँ कह करके एक संदेश पाठक तक पहुँचा रहे हैं। इन वनों के खूह भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजयपन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूंक डाले, गोड़ तगड़े और काले। इस वनों के भीतर ऐसे जाति के लोग भी हैं, गौड़ जाति के, जो काले काले हैं, शरीर से तगड़े हैं, हष्ट पुष्ट हैं, अर्थात हष्ट पुष्टता का मतलब वो मस्त हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। और वो केवल वहाँ के जो वनों की गहराइयों में भी वो डरते नहीं हैं, वहाँ की 4 मुर्गे 4 तीतरों को निश्चिंत रूप से पाल करके बैठे हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झोंपड़ी की फूस में रहते हैं, अर्थात अभावग्रस्त जीवन है। लेश मात्र छोटे साधनों के परिणाम स्वरूप भी उनका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है। और किस तरह से वो अपना जीवन करते हैं, होली पास आती सरसराती घास गाती, महुए से लपकती मत करती वास आती, ये उनका कल्चर है, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह वो अपने आप में उस जंगल के अंदर भी रह करके किस तरह से वो अपना मनोरंजन करते हैं कि जब होली आती है तो वहाँ की घास के अंतर्गत भी एक संगीत पैदा होता है, और वहाँ के जो महुआ है, जो मधु है, उनसे भी एक मस्त कर देने वाली खुशबू आती है। ढोल भी चारों तरफ बजने लगते हैं आदिवासी लोगों के, और ये उस जंगल में भी कहीं ना कहीं अपने लिए मनोरंजन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये मनुष्य की प्रकृति है कि जहाँ व्यक्ति खड़ा हो जाता है वहीं पर वो व्यक्ति जो है अपने मन के लिए उमंग ढूंढ लेता है। जागते अंगड़ाइयों में खोए खड्डे खाइयों में घास पागल कांस पागल शाल और पलाश पागल ठाल पागल पाल पागल मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों की खूब भीतर। देखिए यहाँ पर फिर कभी जंगल की भयानकता का वर्णन करता हुआ कहता है, खड्डे हैं, खूह हैं, ऐसी घास जिसका कोई अर्थ नहीं जीवन से, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, ऐसी चारों तरफ घास पागल के रूप में पागलों की भांति इधर उधर उग रही है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें मत्त मुर्गे हैं, तीतर हैं, वनों के खूब भीतर क्षितिज तक फैला हुआ मृत्यु तक मेला हुआ सा क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्तर जहर वाला जंगल है। कैसा जंगल है कि क्षुब्ध काली लहर, मृत्यु तक मेला हुआ सा क्षुब्ध वहाँ का वातावरण है, काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मथित यानी सागर मंथन करने के उपरांत उत्थित यानी कि निकलने वाला जो जहर है, उस जहर के समान काली काली लहर वाला जंगल है ये। अर्थात उस जंगलों में खड्डे खो पागल घास कांश मुर्गे तीतर क्षितिज तक फैला हुआ मृत्यु तक मेला हुआ सा, कहीं कोई भी उमंग नहीं, नीरसता है चारों तरफ, और जहर वाले जीव जंतु पूरे हैं वहाँ। ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी इस जीवन के अंदर, इस जंगल के अंतर्गत जिजीविका की कोई कमी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जिजीविका, उमंग, उत्साह, आशा
कर्म, ये सारी व्यक्ति की आंखों में होती है, व्यक्ति के हाथों में होती है, कर्म में होती है। ये कवि यहाँ मैसेज देना चाहता है। मेरू वाला, पहाड़ वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल ऊंधते अनमने जंगल, धसों इनमें डर नहीं है, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि मौत का यह घर नहीं है, इन घरों में मौत नहीं मिलेगी, डरना नहीं है। ठीक है। उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों। अब इसमें कष्ट के अलावा इस प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन अंतिम बंद में कवि यहाँ करता हुआ कहता है कि उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर नाले इन बनों ने गोद पाले। यहाँ के जो वन, सतपुड़ा के घने जंगलों में जो वन हैं, इन बनों ने अपनी गोद में खिलाया है किसको? नदी को, निर्झर को, नाले को। और ये ऊपर से पानी इनका जब उतर के आ रहा है, बहते हुए अनेकों प्रकार से, अनेकों जगह से, लगता है जैसे कोई कल कल कहते हुए कई प्रकार की कथाएं कह करके नहीं, ये अपना ही एक अलग संगीत, अलग गीत इस गुनगुनाते हों इस जंगल के अंतर्गत। ये अब कवि की दृष्टि यहाँ सौंदर्य देखने की इसमें कल्पना है। लाल पंछी सी हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। कष्टों के अलावा भी वहाँ देखो किस तरह जंगल का सौंदर्य व्यक्त करता है। वहाँ पंछियों का तरह पंछी भी है, हिरणों के दल की हैं, चांद के कितने किरण दल, रोशनी भी पर्याप्त है। देखिए वहाँ पर रात के में आपको ऐसा लगेगा कि कितने कितने चांद एक साथ किरणों की दल वहाँ निकल रहे हैं। झूमते वन फूल फलियाँ, वन के फूल हैं, फलियाँ हैं, खिल रही अज्ञात कलियाँ, ऐसी कलियाँ जिनके बारे में कभी आपने नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन उसके सौंदर्य पर मोहित हुए बिना आप नहीं रह सकते। हरित दूर्वा रक्त किसले, हरित दूर्वा भी है हरे रंग की, रक्त किसले लाल लाल कलर के इसमें रंग के कई प्रकार के फूल भी हैं। पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल लताओं उसके बने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंधते अनमने जंगल। तो देखिए संपूर्ण कविता के बारे में केवल यही कहा जा सकता है इसमें कि ये प्रकृति का वर्णन है, और इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठक तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया है कि जिस तरह ये जंगल हैं सतपुड़ा के, ऊंधते अनमने, अभावों से ग्रस्त, साधन विहीन, लेकिन फिर भी सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। इसी तरह अगर जीवन में चुनौतियाँ कभी आए, कभी अभाव आए, तो व्यक्ति को उनसे डर करके, घबरा करके नहीं, कायर नहीं होना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, उसको सहर्ष से स्वीकार करते हुए, पगडंडी बनाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये कविता का मूल उद्देश्य है। तो मैंने आपको यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल कविता की पूर्ण व्याख्या में कर चुका हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र इस तरह इस कविता में पूरे हुए। मैं इस पर 2 PDF नोट्स भी डालूंगा आपको, जिसके माध्यम से आप इस कविता की आलोचना, समीक्षा को एक बार फिर से पढ़ पाएंगे, और इस कविता को के माध्यम से कवि के जीवन परिचय और उसके कृतित्व से संबंधित जो उसके कवि की जो विशेषताएं हैं काव्यगत, उनको भी समझ करके नहीं ये इस कवि के बारे में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज की इस वीडियो ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक को नमस्कार।